वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी फाइनल तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें हमारा रिवीजन सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी के हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और उनको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपकी हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे आएगी, जिसमें आज इसका पार्ट 2 है, जो कि आज सैटरडे है। तो पार्ट 2 पिछले वेडनेसडे से ही हमने ये सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें हम सारी चीज़ें समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। दिसंबर तक यही रहेगा, फिर मैराथन सेशन और रेगुलर सीरीज़ अलग से आएंगी, जिसमें और ज़्यादा डीपली और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम देखने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी आप मुझे बताएंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और किस तरह की आपकी तैयारी है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये मुझे बताना है और वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा करना है। बार बार यही रिक्वेस्ट करी जा रही है कि वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। और इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। थोड़ा समझ लेते हैं थ्रेशिंग क्या होता है और विनोइंग क्या होता है, क्योंकि इससे सीटेट में बार बार क्वेश्चन बनता है। देखिए थ्रेशिंग में क्या होता है, हम जो धान की डंडियाँ होती हैं उनको पकड़ते हैं और किसी चीज़ पर मारते हैं। और मारने से होता क्या है, जो धान है ना, उसके अंदर जो जिसमें वो धान फंसा रहता है, वहाँ से वो उसमें से निकल जाता है, उसके भूसे में से। तो जब मार कर हम धान को अलग करते हैं, मारकर बीटन विधि द्वारा हम किसी पैडी को अलग कर रहे हैं, तो वही विधि हमारी क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा, थ्रेशिंग। बाकी समझते हैं विनोइंग क्या होता है, निष्पावन क्या होता है। विनोइंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हवा में उड़ाते हैं। जैसे मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का, एक सब्सटेंस भारी है और एक हल्का है। तो जब हम उसको हवा में उड़ाएंगे और दूसरी साइड से क्या करा जाता है, हवा का तेज प्रेशर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो भारी चीज़ है वो तो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की चीज़ है वो साइड में अलग हो जाती है। जैसे अगर गेहूं में भूसा है और भूसे को हमें उसमें से अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको हवा में उड़ाएंगे और एयर का प्रेशर क्या करेगा, भूसे को तो उड़ाकर एक तरफ इकट्ठा कर देगा, और क्योंकि जो हमारा गेहूं है उसके दाने भारी होंगे तो वो नीचे एक तरह इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो वाली विधि आपकी क्या होती है, वो हमारी विनोइंग कहलाती है। और लेकिन थ्रेशिंग में क्या होता है, हम मार कर बीटन कर कर क्या करते हैं, उसमें से पैडी को अलग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ फसलों के सेट में से निम्नलिखित का हमें चयन करना है, बताना है कौन सी हमारी खरीफ की फसलें हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जो हमारी समर के टाइम में बोई जाती हैं, जैसे जून जुलाई के टाइम बोई जाती हैं और नवंबर के समय में उनको हार्वेस्ट, उनकी कटाई हो जाती है। इनको ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, तो ये वर्षा के समय जब बारिश होती है तो उस समय ये बोई जाती हैं, जून जुलाई के समय, ठीक है। जैसे इसमें क्या जाता है, मुख्यतः धान, जो चावल होता है वो आपका गर्मी की फसल, खरीफ की फसल होती है। तो याद रखेंगे। तो अब हमें बताना है कौन कौन से यहाँ पर खरीफ की फसलें हैं। देखिए मेज़, पैडी, ये सारे खरीफ की फसलें हैं। कॉटन, रुई जो होती है, कपास जो होती है, सॉरी रुई, कॉटन जो है, कपास जो है, वो आपकी कौन सी फसल है, वो आपकी खरीफ की ही फसल है। याद रखिएगा, गर्मी की फसल है। सोयाबीन भी आपकी खरीफ की ही फसल होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, चारों की चारों आपकी गर्मी की फसल हैं, खरीफ की फसल हैं। जबकि जो लाइन सीड होती है, जिसको अलसी के बीज बोलते हैं, वो हमारी जाड़ों की फसल है, ठीक है। ग्राउंडनट, जो ग्राउंडनट होते हैं, मूंगफली होती है, वो भी हमारी खरीफ की फसल होती है, गर्मी की फसल होती है। लेकिन ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वीट है, गेहूँ है। गेहूँ हमारी रवि की फसल है, जाड़ों की फसल है, ठीक है। और हमारा जो मस्टर्ड होता है, सरसों होती है, वो भी हमारी जाड़ों की ही फसल है, ठीक है। याद रखेंगे। तो मैंने कुछ जाड़ों की फसल भी बता दी। यहाँ पर देखिए पी, ये जो पी है, मटर है, ये भी आपकी जाड़ों की फसल है। लाइन सीड, अलसी भी जाड़ों की फसल है। ये सब रावी हैं। आपका मस्टर्ड भी रावी है। आपका वीट भी आपका रावी फसल है। लेकिन खरीफ गर्मी की फसल कौन कौन सी है, ग्राउंडनट। याद रखेंगे मूंगफली भी
अब की बार क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा मस्टर्ड, सोयाबीन, है ना, लाइन सीड और इस तरह से वीट, तो वहाँ पर आपका सोयाबीन हो जाएगा, या फिर ग्राउंड नट दे देगा। तो याद रखेंगे तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों कॉटन, सोयाबीन और ग्राउंड नट, तीनों की तीनों ही खरीफ की फसलें हैं, बिल्कुल रट लीजिएगा। कपास, सोयाबीन और मूंगफली, तीनों की तीनों गर्मी की फसलें हैं, खरीफ की ही फसलें हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसको अब कभी नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में बहुत आते हैं कि सेंटेंस दे देते हैं और पूछते हैं कौन सा कथन सही है या गलत है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कि आप दूध से जल को कभी भी क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन विधि से अलग कर सकते हैं। दूध से तो जल जो वाटर है वो अलग हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। और क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर, दोनों ही पाउडर में है, नमक और चीनी का जो मिश्रण है वो पाउडर फॉर्म में है, तो क्या आप उसको विनोइंग विधि से सेपरेट कर सकते हैं, क्या आपको निष्पावन विधि से उसको अलग कर सकते हैं। निष्पावन विनोइंग में मैंने आपको अभी बताया था कि एक सब्सटेंस भारी होना चाहिए और एक हल्का होना चाहिए, ताकि जो एयर का प्रेशर आएगा तो हल्का सब्सटेंस उससे अलग हो जाएगा और भारी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। अब दोनों ही पाउडर की फॉर्म में है, दोनों ही क्या है, मिश्रण जो है आपके पाउडर फॉर्म में है, तो दोनों का वजन एक सा है, तो क्या वो अलग हो पाएंगे विनोइंग विधि से, नहीं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। ग्रेन एंड हस्क, जो आपका अनाज होता है और जो भूसा होता है उसको हम विनोइंग मेथड से अलग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने पीछे समझाया भी था, अनाज से भूसा को अलग करने की विधि ही आपकी विनोइंग कहलाती है, क्योंकि भूसा जो होता है, जो उसमें आपका शेफ होता है वो हल्का होता है, और जो आपका ग्रेन होता है, अनाज होता है, वो भारी होता है, तो वो एक तरफ गिर जाता है और भूसा हल्का होने की वजह से दूर चला जाता है, और यही विधि आपकी विनोइंग होती है। और यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, सॉल्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर थ्रू इवापोरेशन, ये ऑप्शन भी गलत है। जो सॉल्ट है, जो नमक है, जी हाँ, उसको हम समुद्र के जल से ही तो प्राप्त करते हैं। कौन सी विधि के माध्यम से, इवेपोरेशन, वाष्पन विधि के माध्यम से ही हम सॉल्ट को प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है नहीं प्राप्त करते, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, किसको वापस प्राप्त किया जा सकता है। अगर मैंने उसमें कुछ चेंज कर दिया तो मैं उसको वापस फिर से प्राप्त कर सकती हूँ, तो वो चेंज आपका कौन सा होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, और ये वही पूछ रहा है। द राइपिंग ऑफ मैंगो, आम का पकना, एक बार आम पक गया तो क्या वो फिर से कच्चा हो जाएगा, नहीं, तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही जमना, ये आपका केमिकल चेंज है, एक बार परिवर्तन हो गया तो दही से फिर से दूध नहीं मिल सकता, तो ये भी रिवर्सिबल नहीं है। द सोइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े चीरना, एक बार लकड़ी के टुकड़ों को आपने बहुत चीर दिया बुरी तरह से, तो वो फिर से नहीं जुड़ सकते उस तरह से, तो वो भी आपका रिवर्सिबल नहीं है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी का जल में घुलना रिवर्सिबल है। अब आप कहेंगे कैसे रिवर्सिबल है, वाष्पन विधि से, इवेपोरेशन विधि से, जैसे नमक को पानी से अलग करा जाता है, सेम ऐसे ही जो चीनी आपने घोली है, इवेपोरेशन करने से वो चीनी फिर से नीचे जम जाएगी और पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो चीनी को आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं इवेपोरेशन से, वाष्पन से, सेम ऐसे ही चीनी भी प्राप्त हो सकती है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी का जल में घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग लीव्स डू नॉट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जालिका रूपा शिरा विन्यास नहीं पाया जाता। इस चीज़ को आप अब अच्छे से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। देखिए, दो तरह के वेनेशन होते हैं, एक आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, दूसरा आपका पेलर वेनेशन होता है पत्तियों के अंदर। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, बहुत सी पत्तियों में आपने देखा होगा जाल होते हैं, जैसे स्पाइडर का जाल होता है ना, इस तरह से जाली नुमा
उसमें आपकी शिराएँ दिखती हैं, उनमें जो पतली-पतली अंदर आप देखेंगे वो जालीनुमा है, इधर से जा रही है, कोई उधर से जा रही है। तो जो उनकी नलियाँ होती हैं, जो उनकी शिराएँ होती हैं, वो बहुत टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं। एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन, उसमें क्या होता है, जो पत्तियाँ होंगी ना, उस पत्तियों में जो उनकी शिराएँ होंगी, जो नलियाँ होंगी, वो बिल्कुल सीधी-सीधी होती हैं, तो वो आपका पैरेलल वेनेशन होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, जालीनुमा जो विन्यास होता है वो किसमें नहीं है। तुलसी, तुलसी की पत्तियों को आप देखेंगे तो उनमें जालीनुमा ही विन्यास होता है। सेम ऐसी धनिया, कोरिएंडर में भी, चाइना रोज़, गुड़हल का जो फूल होता है उसको आप देखेंगे तो उस जिसको हिबिस्कस भी बोलते हैं, तो उसमें भी जालीनुमा होती हैं। जबकि जो घास है, जो ग्रास है, उसकी पत्ती को आप कभी देखेंगे ना, तो ध्यान से देखेंगे ना, तो बिल्कुल सीधी-सीधी धारी उसमें खिंच रही होंगी। जैसे बनाना होता है ना, बनाना की, केले की जो पत्तियाँ होती हैं ना, उनमें भी सीधी-सीधी धारी खिंच रही होती हैं, सीधी-सीधी लाइनें होती हैं। आप कभी देखना तो वहाँ पर पैरेलल वेनेशन होता है। और ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इनमें से किसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, किसमें जालीनुमा नहीं है, तो वो आपका ग्रास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रास में तो पैरेलल होता है, वहाँ पर आपका समांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, aqueous solution of which of the following oxide will change the color of blue litmus to red। नीचे दिए गए ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। और ये हमने नोट्स में, प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे से प्रीवियस टाइम में भी पढ़ा है। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर ऑक्साइड। क्यों होगा सल्फर ऑक्साइड, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो आपके बेसिक होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, वो क्षारक होते हैं। और क्षारक आपके क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, तीनों के तीनों क्या हैं, ये आपके मेटल हैं, ये आपके धातु हैं। तो इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, ये क्षारक होंगे, ये बेसिक होंगे। और जो क्षारक, जो बेसिक होते हैं नेचर में, वो क्या करते हैं, वो लाल को नीला करते हैं। लेकिन जबकि अगर मैं सल्फर की बात करूं तो जो सल्फर होता है वो आपका नॉन मेटल है, वो आपका अधातु है। और नॉन मेटल क्या कर देते हैं, वो आपकी, उनकी प्रवृत्ति, उनका नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, वो अम्लीय होते हैं। और अम्लीय क्या होते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। तो इसलिए जो आपका नॉन मेटल है, क्योंकि उनका नेचर कैसा है, एसिडिक होता है, और एसिडिक ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इसलिए आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ मैरी गो राउंड इज मूविंग एट अ नॉन वेरिंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट इम्प्लाइज दैट। चक्रदोला, जो मैरी गो राउंड बच्चों को गोल गोल झूले पे हम घुमाते थे ना, उस वो जो है अपरिवर्तनीय गति से घूम रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, ये हमें यहाँ पर बतानी है। एक गोल गोल गोला है जो घूमे जा रहा है, जिसकी स्पीड जो है बिल्कुल एक समान है। तो हमें बताना है कि ये क्या चीज़ को दर्शाता है। ये बताता है इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब भी आप कभी गोल गोल घूमते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आप गोल घूमेंगे तो गोल घूमने में क्या होगा, जब डायरेक्शन आपकी चेंज होगी तो डायरेक्शन पर कौन सी चीज़ें निर्भर करती हैं, जो आपका वेग होता है, जो आपकी वेलोसिटी होती है, वो डायरेक्शन पर निर्भर करती है। सेम ऐसे ही जो आपका एक्सीलरेशन, जो त्वरण होता है, वो भी आपका दिशा पर निर्भर करता है। जबकि जो चाल होती है वो आपकी दिशा पर निर्भर नहीं करती, वो खाली परिमाण, जो आपका मैग्नीट्यूड है, जो उसकी वैल्यू है, उस पर ही निर्भर करती है। अगर मैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वेग और त्वरण की बात करूं तो ये आप याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों किस पर निर्भर करते हैं, ये दोनों दिशा पर भी निर्भर करते हैं, साथ में परिमाण पर भी। क्योंकि जब मैं गोल गोल घूमूंगी तो उसमें क्या होगा, मैरी गो राउंड में पहले वो इधर दिशा में था, फिर उसकी दिशा ये हो गई, फिर उसकी दिशा ये हो गई। जब दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो सीधी सी बात है जो आपका वेग है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। सेम ऐसे ही आपका जो त्वरण है वो भी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म नहीं रह सकता, वो भी एक समान नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है और ये दिशा पर निर्भर करते हैं। जब ये दिशा पर निर्भर करते हैं तो ये दिशा के साथ चेंज होंगे।
चूंकि गति जो होती है वो दिशा पर निर्भर नहीं करती, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा या फिर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये एक समान गति से घूम रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर सही होगी और मुझे लगता है ये पूरी तरह से समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। If a plant has fibrous root, what type of venation do its leaf likely to have? फिर से वेनेशन, शिरा विन्यास से फिर से क्वेश्चन आ गया। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होता है? देखिए, दो तरह की जड़ें होती हैं आपकी, एक तो होती है फाइब्रस रूट रेशेदार और एक होती है आपकी टैप रूट जिसको हम मूसलाधार जड़ बोलते हैं। देखिए, टैप रूट जो होती हैं वहाँ पर एक मुख्य जड़ होगी और इस तरह से जड़ निकल रही होती हैं मुख्य जड़ से छोटी छोटी जड़ें निकल रही होती हैं, जैसे आपकी गाजर, मूली, ये सब होते हैं, ये आपके टैप रूट के ही उदाहरण होते हैं। एक दूसरी रूट होती है आपकी फाइब्रस रूट, जिसको हम आप स्थानिक जड़ें भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, जड़ेदार रेशेदार जड़ें भी हम उनको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे गन्ना होता है ना, जैसे गन्ना सॉरी बोल रहे हैं कि जैसे आपका गेहूं होता है, धान होता है, उनकी जड़ें आप कभी देखेंगे ना तो उनमें क्या होता है, गुच्छा बना होता है। क्या बना होता है? गुच्छा। तो वो एक साथ जो गुच्छा बना हुआ होता है आपका किसका, जड़ों का, वो आपका फाइब्रस रूट होती है, आप स्थानिक रूट होती है। और आप स्थानिक जड़ों में कैसी पत्तियां होती हैं, उनमें पैलर वेनेशन होता है, उनमें समांतर सिरा विन्यास होता है। जैसे घास की पत्ते को देखोगे आप, गेहूं के पत्ते को देखोगे, धान के पत्ते को देखोगे, तो उन सब में पैलर वेनेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पर समांतर शिराएं होती हैं, उनके अंदर जो नलियाँ होंगी वो सीधी सीधी होंगी। तो फाइब्रस रूट में वेनेशन कैसा होता है, सिरा विन्यास कैसा होता है, वो पैलर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समांतर सिरा विन्यास। जबकि जो टैप रूट होती हैं उनमें कैसा वेनेशन होता है, उनमें आपका दूसरा वाला वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जालीनुमा, जो हमने पीछे देखा था, जो आपका गुलहड़ में होता है ना, वो वाला वेनेशन टैप रूट में होता है। बाकी फाइब्रस रूट में कौन सा वेनेशन होता है, अब आप ध्यान रखेंगे, पैलर वेनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द रेड डेटा बुक कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द, जो रेड डेटा बुक होती है उसमें किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये हमें बताना है। तो रेड डेटा बुक में जो विलुप्त होने की कगार पर प्रजातियां हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, उन सब का रिकॉर्ड वहाँ पर रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, एंडेंजर्ड प्लांट एंड एंडेंजर्ड एनिमल। तो ये दोनों आपका 3 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका आंसर होगा, संकटापन्न पादप और संकटापन्न प्राणी जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो खत्म हो सकते हैं, उन्हीं को रेड डेटा बुक के अंदर रखा जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सीटेट के लिए। कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इम्प्लाइज दैट इट शुड, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि, देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका डिपेंड करता है किस पर, आपके माइंड पर, आपके मस्तिष्क पर, कि आप अपने मस्तिष्क में चीज़ों को किस तरह से ले रहे हैं। तो साइंस के केस में कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या इम्प्लाइज करती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, 5th क्लास के बाद जो साइंस होती है वो नई नई बच्चों के सिलेबस में आती है, तो उसमें किस तरह से बच्चों को समझाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को बताना चाहिए, तो कॉग्निटिव वैलिडिटी वहाँ पर कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी, एज एप्रोप्रिएट, उनकी आयु के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनकी समझ से बाहर है, उनके दिमाग में वो चीज़ें आ नहीं रही हैं, क्योंकि साइंस उनके लिए नया नया सब्जेक्ट है। तो उनके कॉग्निटिव मस्तिष्क की चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उनको किस तरह से बताना चाहिए, उनकी आयु के अनुरूप बताना चाहिए। ऐसा नहीं है 7th क्लास का बच्चा है तो उसे 9th क्लास के एक्सपेरिमेंट बताए जा रहे हैं, तो एज के हिसाब से ही चीज़ों को कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, बी, एज एप्रोप्रिएट, ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें यहाँ पर बताना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दें, अगर किसी ने नहीं करा है तो बताना है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जी हाँ, बिल्कुल, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास बोलते हैं। जी हाँ, हिंदी में समझना बहुत आसान था, इंग्लिश में थोड़ा सा घुमा दिया है, टेरेस्ट्रियल वर्ड
वर्ड बोल दिया है तो कंफ्यूज मत होना। वो जो लैंड पर एनिमल रहते हैं, प्लांट और एनिमल, जो उनके घर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाते हैं। सॉइल, वाटर एंड एयर आर द अबायोटिक फैक्टर ऑफ हैबिटेट। जी हाँ, ये अबायोटिक फैक्टर होते हैं, अजैव घटक होते हैं। बाकी जैव घटक कौन से होते हैं? जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु, ये सब जैव घटक होते हैं। लेकिन अजैव घटक अबायोटिक कौन होते हैं? जो सॉइल, वाटर और एयर हैं, ये आपके अबायोटिक घटक होते हैं हमारे हैबिटेट के। जी हाँ, ये बात भी सही है। क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट बताना है। चेंज इन आर सराउंडिंग दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। जी हाँ, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उद्दीपन ही तो होते हैं जिनको देखकर हम कुछ रिएक्शन करते हैं, कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो हमारे स्टिमुली होते हैं। जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। कैक्टस लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जी नहीं, कैक्टस तो रेगिस्तान में पाया जाता है, तो वो ज़्यादा पानी लूज नहीं कर सकता क्योंकि पानी की कमी है। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसमें प्लांट क्या करते हैं? पानी को लूज करते हैं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं खाना बनाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। बचा हुआ पानी क्या कर देते हैं? वो ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो जो कैक्टस होता है वो ज़्यादा अमाउंट का पानी बाहर नहीं निकालता, वो लेस अमाउंट ऑफ पानी निकालता है। और यहाँ पर लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि कैक्टस जो है वो आपका रेगिस्तान में होता है, रेगिस्तान में होता है, और वहाँ पानी की कमी होती है, तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन में वाटर लूज वो वहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विगरसली। निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया हो जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर देना है। जिनको नहीं पता उनको याद रखना है। सोडियम, सोडियम जो होता है वो ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गोपाल वांट टू टीच द फ्रिक्शन टॉपिक टू क्लास 8th स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड। गोपाल कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को घूर्णन, घूर्णन यहाँ पर गलत लिखा है, ये घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा, तो आप इसको ठीक कर लेंगे, ये घर्षण है। घर्षण गति जो है वो पढ़ाना चाहता है, तो कौन सी विधि यहाँ पर सबसे अच्छी है ये हमें बताना है। देखिए, मैंने बार बार आपको साइंस में प्रीवियस वीडियोज़ में जितनी भी बनाई है वहाँ पर ये बताया है कि साइंस में फोकस होता है बच्चों को करके सीखने पर। वहाँ मतलब बच्चे खुद करें, खुद इनिशिएटिव लें, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, यहाँ पर यही चीज़ें होती हैं। फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, मतलब पूरी साइंस क्या है कि बच्चे खुद करें, देखें कि क्या एनवायरनमेंट में हो रहा है, क्या चीज़ें घट रही हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करें, फिर कुछ पता लगाएं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। तो मतलब करके सीखने पर बल होता है साइंस में। तो यहाँ पर अगर मुझे फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ाना है, फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में क्या होता है? घर्षण बल कार्य करता है। ये हमने टॉपिक में अच्छे से पढ़ा है ना। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या होगा? आप बच्चों को बताना चाहते हैं, आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे। जी नहीं, वो अच्छा मेथड नहीं होगा। अगर बच्चे को नहीं पता है तो चर्चा करने से बच्चे को कुछ समझ में आएगा ही नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेमो में खाली डेमो कौन करता है? टीचर करता है। बच्चे वहाँ पर कुछ नहीं करते, वो बैठे रहते हैं, तो वो भी वहाँ पर बेस्ट नहीं होगा। खाली एग्जाम्पल देना अच्छा नहीं होगा। सबसे अच्छा क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, गतिविधि आधारित शिक्षण। इसमें क्या होगा? आप बच्चे को क्या करेंगे? कुछ बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे, कुछ बच्चों को रेत वाले सरफेस पर खड़ा कर देंगे और कुछ को चिकनी सड़क पर खड़ा कर देंगे। तो जो रेत वाले बच्चे हैं वो उनको भागने में दिक्कत होगी, और जो सड़क पर खड़े बच्चे होंगे वो आसानी से भाग जाएंगे। तो वहाँ से आप उनको समझाएंगे कि देखो ये ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप जो रेत के संपर्क में हैं तो वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा है, और जो सरफेस स्मूथ है वहाँ पर घर्षण कम है। तो ये जो प्रक्रिया है, जब आप और जो सरफेस है आपके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उसकी वजह से कोई चीज़ जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है वही आपका घर्षण बल है। तो जो करके सीखना होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के थ्रू आप बच्चे को फ्रिक्शन समझाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड इम्प्लाइज दैट साइंस वी टीच शुड। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि जो विज्ञान शिक्षा हम पढ़ाते हैं उनको कैसा होना चाहिए। देखिए, बच्चे के प्रति ईमानदार से क्या मतलब है कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो दिल से पढ़ाएं, बच्चों को अच्छे से समझाएं और बच्चों को समझ में आ जाए, वही बच्चे के प्रति ईमानदार शिक्षा होगी आपकी। ठीक है, आप आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या है कि ईमानदार
दानेदार शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चों को, ट्रू टू द चाइल्ड शिक्षा होगी नहीं। तो ट्रू टू द चाइल्ड शिक्षा का मतलब ही ये है कि जो शिक्षा आप बच्चे को दें वो बच्चे के समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, बच्चे को समझ में आने योग्य होनी चाहिए। बहुत से बच्चे यहाँ पर आंसर कर देंगे रिलेट टू द एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड, नहीं, एनवायरनमेंट बच्चे के हिसाब, एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ट्रू टू द चाइल्ड की अगर बात हो रही है तो उसमें गुड साइंस एजुकेशन वही है जो बच्चे को समझ में आ रही है वही शिक्षा आपकी ट्रू टू द चाइल्ड होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेयन, निम्नलिखित में से कौन सा रेयन का एक स्रोत है। रेयन जो होता है वो हमारा कृत्रिम सोर्स होता है ना, जैसे कॉटन वगैरह होती हैं, ये तो हमें प्राकृतिक रूप से फाइबर होते हैं, लेकिन ये नेचुरल फाइबर नहीं होता। रेयन जो होता है वो आपका आर्टिफिशियल फाइबर होता है। ठीक है, फाइबर और फैब्रिक के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था पहले ही। तो हमें बताना है कौन सा सोर्स है हमारा रेयन का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कास्ट लुगदी, जो वुड का पल्प होता है उसको सेलुलोज के माध्यम से पूरी प्रक्रिया के थ्रू ही रेयन को बनाया जाता है। तो रेयन का सोर्स क्या है, वुड का पल्प। कास्ट की लुगदी, जो वुड होता है, वुड का जो है लकड़ी का जो है पल्प बनाया जाता है, गूदा बनाया जाता है, और उसी के थ्रू रेयन जो आर्टिफिशियल रेयन है उसको प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, और मुझे लगता है सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।